हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी ट्रिक वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ साथ ही जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी बात करते हैं, और उसके साथ साथ ही जो अपन ने BHU की एक सीरीज़ चालू की है जिसके अंतर्गत अपन ने 2019 का पेपर सेट सॉल्व कर लिया था, जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज उसी कड़ी के अंतर्गत अपन BHU के जो 2018 के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के, उनकी अपन बात करने वाले हैं विथ आंसर्स। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है कि कौन सा एक ग्रीष्मकालीन मौसम सब्जी है। तो ग्रीष्मकालीन में उगाई जाने वाली कौन सी सब्जी है? फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके सामने भिंडी आएगा, दूसरा मटर है, तीसरा बंद गोभी है, चौथा है सलजम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आपकी भिंडी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये ग्रीष्मकालीन में भी उगाई जाती है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जीन संरचना, जो आपके सामने जीन संरचना दी गई है जो कि कैपिटल ए और कैपिटल ए कि ए वाले ए व्यक्ति को कहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? तो विषम युग्मज कहेंगे, समयुग्मज कहेंगे, या F1 कहेंगे, या संकर कहेंगे। तो F1 तो आपको पता ही है, 2 क्रॉस करवाने के बाद जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1 कहते हैं। संकर 2 अलग अलग प्रजातियों के अंतर्गत करवाएंगे क्रॉस, तब होगा। और इसके अंतर्गत अब अपने सामने 2 ऑप्शन कट गए, तो 2 ऑप्शन अपने पास में बचते हैं कि विषम युग्मज होगा या समयुग्मज। तो अगर इसके अंतर्गत आप लोगों को ऐसे देखने को मिलता कि एक तो कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तब ये क्या हो जाता? ये विषम युग्मज। तो ये विषम युग्मज होता है, लेकिन ये तो समान है ना, तो ये सम युग्मज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की घोषणा किसने की थी? तो आपके सामने नाम फर्स्ट है कि नरेंद्र मोदी जी ने की थी, या इंदिरा कुमार गुजराल ने की थी, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। तो अभी क्या है कि हाल ही के अंदर जो भी नई नई कृषि के अंतर्गत योजनाएं वगैरह आती है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना। तो चलो, इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि फ्रेंड्स की इन्होंने ही चलाई थी, और कई स्कीमें चलाई है, उनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ गाजर की, तो गाजर के अंदर लाल रंग के कारण होता है। तो लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, या लाइकोपीन के कारण होता है। तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपका लाल रंग होगा वो किसके कारण होगा। तो जो लाल रंग होगा वो क्या होगा कि आपका जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है उसके कारण क्या हो जाएगा? गाजर में लाल रंग होगा। अगर मैं बात करूँ कि पीलापन, एंथोसाइनिन के अंतर्गत क्या हो रहा है? आपका लाल रंग हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पीला रंग, तो गाजर का जो पीला रंग होगा वो किसके कारण होगा? वो कैरोटीन के कारण। अगर लाइकोपीन की बात करूँ, तो लाइकोपीन के द्वारा जो टमाटर का लाल रंग होता है, तो उसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि लाइकोपीन के कारण टमाटर में क्या होता है? लाल रंग। अगर जेंथोफिल की मैं बात करूँ, तो अंडे के अंदर जो पीली जर्दी के समान पाई जाती है, तो उसका पीला कलर होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बैंगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या रखी जाती है? तो ये ग्राम के अंतर्गत दी गई है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना कि केजी में दे रहा है या वो ग्राम में दे रहा है। तो कई ऑप्शन सेम दे देता है, एक में ग्राम लगा देता है और एक में केजी लगा देता है। तो आप जोश जोश में क्या करते हो, फर्स्ट ऑप्शन केजी वाला डाल देता है तो आप केजी वाले पे टिक कर देते हो और फिर बोलते हो कि क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई क्या होते हैं कि आते आते गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है 150 से 300 ग्राम। अगर मैं बात करूँ 375 से 500 ग्राम, या फिर 500 से 750 ग्राम, या 700 से 1000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 375 से 500 ग्राम होती है वो बैंगन की क्या रखी जाती है? प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, गाजर एक अच्छा स्रोत है। तो गाजर किसका स्रोत अच्छा है? कि लाइकोपीन होता है उसमें अच्छा, वसा होती है, या कैरोटीन होती है, या प्रोटीन होती है? तो ऑब्वियसली बात है कि अपन ने पहले ही बात कर लिया कि उसके अंदर कैरोटीन पाई जाती है, या फिर मैं बोलूँ बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि विटामिन ए के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। अगर ऑप्शन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो टमाटर फल है, तो टमाटर का जो फल का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? बेरी होगा, या सोरोसिस होगा, या पेपा होगा, या कैप्सूल होगा? तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट हो जाएगा। बेरी प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है किसका? टमाटर का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, FPO, भारत में FPO
फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, या कई जगह फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कब लागू हुआ था? 1955 के अंतर्गत, 1950 के अंतर्गत, 1945 में, 1959 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चाहे आपकी सुपरवाइज़र हो, चाहे जेट हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आईसीआर हो, सब के अंतर्गत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1955 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में, अंगूर की उच्चतम उत्पादकता होती है। तो अंगूर की उच्चतम उत्पादकता क्या है? इटली में, फर्स्ट ऑप्शन है इटली, ऑप्शन नंबर 2 है आपका भारत, ऑप्शन नंबर 3 है आपका यूएसए या अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के अंतर्गत सर्वाधिक उच्चतम उत्पादकता अंगूर की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, वो है पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी का कारण होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगी कि जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है वो फंगस के द्वारा होती है या कवक के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। फूल गोभी में विप्टेल का कारण होता है। तो फूल गोभी के अंतर्गत जो विप्टेल का कारण होता है वो किसके कारण होता है? बोरोन की अधिकता से होता है, बोरोन की कमी से होता है, या मोलिब्डेनम की अधिकता से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है? तो आप लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर अपन पूरा नहीं पढ़ते कि इसके अंदर मोलिब्डेनम तो दिया हुआ है तो इसने अधिकता दी है, कमी दी है, या फिर कभी अपन पढ़ने में गलती कर देते हैं कि कौन सा जो रोग है तो वो कमी से हो रहा है या अधिकता से हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें अपने को छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, इनकी वजह से भी कई बार सिलेक्शन अपना पीछे की ओर आ जाता है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ना है और कंप्लीटली ऑप्शनों को भी पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो ये अधिकता भी दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऐसे अपने को क्या होना कि ऑप्शन को कम्प्लीटली पढ़ना है, तो ताकि पता चले कि हाँ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कमी से होता है ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आलू का मुख्यतः प्रवर्धन होता है। तो आलू का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कंद के द्वारा होता है, घनकंद के द्वारा, बीज के द्वारा, या सेट्स के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबर्स के द्वारा या कंद के द्वारा अपना क्या होता है? आलू का प्रवर्धन किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सेब होता है, केला होता है, आम होता है, या अमरूद होता है? तो जो आपका भारत का राष्ट्रीय फल है वो अपना कौन सा है? वो आम होता है। ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है। तो इनके अंतर्गत पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, या कैल्शियम होता है, या गंधक होता है? तो इसका राइट है महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि जो आंध्र प्रदेश है उसके अंतर्गत पपीते का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो आम का व्यावसायिक प्रवर्धन चिप कलम बंधन से होता है, या कर्तन से होता है, दाब से होता है, या विनियर कलम बंधन से होता है? तो इसका ऑब्वियसली पता होगा कि अपन ने हॉर्टिकल्चर के लेक्चर भी डाले हुए हैं, उनमें भी बताया था कि जो आम का व्यावसायिक प्रवर्धन है और जो भी प्रवर्धन की विधियां हैं उनकी भी जो व्यावसायिक विधियां हैं उनकी भी ट्रिक भी बनाई हुई है अपन ने, तो वो भी आप हमारे जाके देख सकते हो वीडियो के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा हो जाएगा, या विनियर कलम बंधन के द्वारा हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बंची टॉप रोग है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने ही आनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन करो बीएचयू, जेट, आईसीआर, किसी भी चीज़ की, स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो किसी की भी तैयारी करो तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आलू का रोग होता है, ये आम का रोग होता है, केले का रोग होता है, या टमाटर का रोग होता है? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केला। केले के अंतर्गत बंची टॉप रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, जापानी वाइट एक किस्म है। जो जापानी वाइट है वो किसकी किस्म है? तो आपकी टमाटर की है, भिंडी की है, मूली की है, या बैंगन की है? तो आप नाम से कोरिलेट कर सकते हो कि जापानी वाइट क्या है। तो वाइट क्या होती है? मूली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूली राइट आंसर हो जाएगा कि ये किसकी वैरायटी है? जापानी वाइट मूली की। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो अमरूद के अंतर्गत होती है, नींबू में होती है, आंवले में होती है, या मिर्च में होती है? तो सभी लोगों को पता है कि इन सभी के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इसने पूछा क्या है? सर्वाधिक मात्रा पूछी है।
तो अगर वैसे ऑप्शन के अंतर्गत आए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है तो सर्वाधिक मात्रा होगी वो किस में होगी, आंवला में। और अगर मैं बात करूँ आंवले से भी ज़्यादा होती है वो किस में होती है, बारबेंडीज चेरी के अंतर्गत विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है। तो गिर किसकी नस्ल है, भैंस की है, गाय की है, बकरी की है, भेड़ की है। तो गिर भी आप लोगों को पता ही होगा कि अपन ने ट्रिक बनाई हुई है गाय की, बकरियों की, इनको नस्लों को याद करने की। तो ये किसकी हो जाएगी, गाय की हो जाएगी गिर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह है उनकी भी ट्रिक्स वगैरह बनाई हुई है, उनको आप आसान वे में याद कर सकते हो कि कैसे कोरिलेट करके इनको याद किया जा सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 2 है बरेली में, ऑप्शन नंबर 3 है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 4 है बेंगलुरु के अंतर्गत। तो आपको पता ही है कि जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ, और मैंने बताया था गन्ने के अंदर क्या पाया जाता है, शुगर। और आजकल शुगर की इतनी बीमारी हो रही है कि हर लोगों को चेक करवाना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि कितना उसके अंदर शुगर लेवल है। तो लखनऊ, नाव आ रहा है ना उसमें, तो नाव से अपने को पता है कि जानना, कि नाव यानी कि क्या है। तो लखनऊ को कोरिलेट करके अपन ने पहले ही ट्रिक से बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, टिटिकेल का क्रॉस है, तो ये किसका क्रॉस है, गेहूँ और राई का क्रॉस है, या गेहूँ और बाजरे का क्रॉस है, या बाजरे और राई का है, या गेहूँ और मक्के का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर है गेहूँ और राई का क्रॉस है, जो रिम्पू ने किया था। तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, रिम्पू ने किया था फर्स्ट ये क्रॉस, टिटिकेल मानव निर्मित क्रॉप है ये। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, भारतवर्ष में बोनी किस्मों के गेहूं का आगमन किस वर्ष हुआ था। तो जो अपने भारत है, भारत के अंतर्गत जो बोनी किस्में थी गेहूं की, उसका आगमन कब हुआ था, 1960 के अंतर्गत, 1947 के अंतर्गत, 1963 के अंतर्गत, 1977 के अंतर्गत। तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि आपको 1963 के अंतर्गत इनका भी, जो भी बोनी गेहूँ थी उनकी प्रजातियों का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो डीएपी में, सॉरी, एक क्वेश्चन और है अपना, एक हॉर्स पावर शक्ति किसके बराबर होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, चाहे आपका डब्ल्यू हो, चाहे एओ हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, या फिर आईसीआर हो, सबके अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 740 वोट होती है, या 674 वोट होती है, ये 764 वोट होती है, 746 वोट होती है। तो एक हॉर्स पावर में कितनी शक्ति होती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जो 764 वोट होती है वो एक हॉर्स पावर के बराबर माना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, डीएपी में पोटाश की कितनी मात्रा होती है। तो काफ़ी बार बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को भी गलती कर देते हैं, जैसे कि इनकी मात्राओं को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, किस में कितनी मात्रा होती है, कैसे नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20%, ऑप्शन नंबर 2 है 18%, ऑप्शन नंबर 3 है 0%, ऑप्शन नंबर 4 है 30%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0%, क्योंकि डीएपी के अंदर पोटेशियम की मात्रा पाई नहीं जाती। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार विद्यार्थी ज़्यादा दिमाग लगा के ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ यार इतना नहीं, इतना परसेंट पड़ा हुआ है, इतना परसेंट तो होता ही होगा, ऐसे होता ही होगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि किस में कौन सी किसकी मात्रा पाई ही नहीं जाती, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करूँ या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो विश्व में फल व सब्जियों का भारत का कौन सा स्थान है। फल व सब्जियों के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अपना भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा है फल व सब्जियों के अंतर्गत। अगर मैं पहले की बात करूँ तो किसका आता है, चीन का आता है फर्स्ट नंबर पे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, रानीखेत रोग का संबंध है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है, गाय से है, भैंस से है, भेड़ से है, या मुर्गी से। तो रानीखेत काफ़ी भयंकर बीमारी है जो किस में होती है, मुर्गियों के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, बिना मिट्टी के पौधे को उगाना कहा जाता है। तो जो बिना मिट्टी के यूज़ के ही जो अपन पौधे उगाते हैं या क्रॉप करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स होता है, या हाइड्रोस्टेटिक्स होता है, या हाइड्रोनोमिक्स होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियसली ये भी काफ़ी इनके ऊपर काम भी चल रहा है। हाइड्रोपोनिक्स ही कहते हैं जो बिना सॉइल के उगाया जाता है। और आजकल क्या चल रहा है कि एरोफोनिक्स भी चल गया है। तो एरोफोनिक्स के वीडियो भी अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है
कि हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत तो मिट्टी का उपयोग ना करके अपन क्या करते हैं, पानी के बहाव से ही उसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और जड़ें पानी के अंतर्गत होती है, उसके अंतर्गत मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन एरोफोनिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है कि अपने जो पानी होता है उसको बौछार के रूप के अंदर उनको जड़ों को प्रोवाइड किया जाता है, तो हवा के अंदर ही उनकी जड़ें रहती है, तो वो क्या होता है आपका एरोफोनिक्स। तो एरोफोनिक्स का भी काफ़ी प्रचलन चल रहा है अभी धीरे धीरे, और इनके भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे कई एग्जामों में, जैसे जैसे धीरे धीरे ये एरोफोनिक्स डेवलप हो जाएगा वैसे वैसे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भूमि के एक टुकड़े पर केवल एक ही फसल को बार बार उगाना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, भूमि का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर एक ही फसल बार बार ले रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे। तो इसका अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 आता है, वो क्या आएगा, एकदा सस्य, है ना, या मोनोक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, या मिश्रित सस्य, या इंटरफसल सस्य, या इंटरक्रॉपिंग कहेंगे, या अनुक्रमिक सस्य कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, एकदा सस्य या मोनोक्रॉपिंग। आप इंग्लिश के अंदर भी ऑप्शन देखोगे तो कई बार क्या होता है कि अपन इंग्लिश में नहीं पढ़ते, उसकी वजह से भी अपने गलत हो जाते हैं। तो ऐसे कोई थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ हिंदी के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदा सस्य या मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गेहूं में करनाल बंट का कारण होता है, तो गेहूं के अंतर्गत जो करनाल बंट होता है वो किसके द्वारा होता है। अपन ने पहले भी इनके नामों की भी ट्रिक बनाई हुई है, जो पैथोलॉजी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उनके अंदर आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 है निमोशिया इंडिका, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है टिलेसिया फोर्डी, ऑप्शन नंबर 4 है यूरोसिस्ट टिट्रेसी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अस्ट्रेलेगो टिट्रेसाई। तो मैंने पहले ही बताया था कि अपने को करनाल बंट है वो किसके अंतर्गत होता है, गेहूं के अंतर्गत। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो करनाल बंट होता है वो किसके अंतर्गत होता है, गेहूं के अंतर्गत होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, निमोशिया इंडिका। तो इसका नाम कैसे याद रखोगे कि करनाल कहाँ है, हरियाणा में, और हरियाणा कहाँ आता है, इंडिया में, तो नया इंडिया है ना। तो इससे कोरिलेट करके कि जो हरियाणा है उसके अंतर्गत काफ़ी नए नए इम्प्लीमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो, नए निमोशिया इंडिका। तो करनाल कहाँ आता है, इंडिया में, तो इंडिया के अंतर्गत इसके अंदर नाम आ ही रहा है, तो ऐसे कोरिलेट करके भी आप इसको याद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्पों का उत्पादन करने वाला पौधा कहलाता है। कि एक ही आपके पास में पौधा है जिसके फूलों के अंतर्गत एक ही पौधे पर नर व मादा, कि जैसे कि अपने पास में ये पौधा है, वहीं पे क्या होगी, मादा, और उसी पेड़ के ऊपर अपने क्या होगा, नर बाग होगा। तो इस पौधे को क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी कहेंगे, उभयलिंगाश्रयी कहेंगे, पॉलीगेमस कहेंगे, ये इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि एक लिंगाश्रयी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी को अपन कहते हैं एक लिंगाश्रयी को अपन कहते हैं डायोसियस। और जो अपना पास में आता है कि जो उभयलिंगी होते हैं उसे हर्मोफिलिक कहते हैं, है ना। तो अपने पास में पूछा क्या है कि अपने को अलग अलग पौधे, एक ही पौधे के ऊपर पूछा है। अगर अलग अलग पौधा पूछता है कि जैसे कि अपने पास में एक ही पौधा है, उसके ऊपर एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा अपना मोनोसियस। लेकिन एक के ऊपर ही नर व मादा अलग अलग पाए जाएंगे, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पौधे होंगे तब तो मोनोसियस हो जाएगा, और एक ही पौधा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायोसियस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, उभयलिंगी। उभयलिंगी कैसे होगा फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत उभयलिंगी के अंतर्गत क्या होता है कि अगर अपन एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें उभयलिंगी का, कि वह स्थिति जहाँ पर नर व मादा फूल भाग एक ही फूल में पाए जाते हो, तो इसके अंदर अगर कंडीशन हो कि एक ही फूल के अंतर्गत नर व मादा होती है, तब अपन क्या कहते हैं, उभयलिंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उभयलिंगी। अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि एक लिंगाश्रयी किसे कहते हैं, एक लिंगाश्रयी क्या होता है, इसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पे होते हैं। एक लिंगाश्रयी में क्या होंगे, अलग अलग के ऊपर होंगे, नर व मादा अलग अलग पौधे के ऊपर होंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायोसियस। तो डायो का मतलब क्या होता है, 2, तो 2 से भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि 2 पौधे होंगे, डाई का मतलब 2, और 2 पौधों पे होंगे अलग अलग नर व मादा। जैसे कि एग्जांपल पपीता हो गया, खजूर हो गया, कीवी हो गया, ऐसे तो क्या होंगे आपके डायोसियस, यानी कि अलग अलग पौधे के ऊपर पाए जाएंगे। लेकिन जो द्विलिंगाश्रयी होते हैं, द्विलिंगाश्रयी
तो नाम में तो दो दिख रहे हैं, द्विलिंगाश्रयी, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन में आएगा आपका मोनोसियस। तो मोनोसियस के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा कि एक ही पौधे के ऊपर दोनों अपने नर और मादा भाग देखने को मिल जाएंगे। और इसका भी अच्छे से क्लासिफिकेशन और आपको अच्छे से समझाया हुआ है, इसका भी लेक्चर एक, तो वो आप ज़रूर देखना, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उभयलिंगी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एडेफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो मृदा के विकास का अध्ययन किया जाता है, पौधे और भूमि के मध्य संबंध को किया जाता है, चट्टानों का किया जाता है, या फल एवं सब्जियों का किया जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि एडेफोलॉजी और पेडोलॉजी दो के अंदर ही कन्फ्यूज़न होते हो। तो अपन ने पढ़ा था कि पेडोलॉजी के अंतर्गत पेड़ नहीं आते हैं और एडेफोलॉजी के अंतर्गत पेड़ आते हैं। तो इसके अंतर्गत पौधे और भूमि का मध्य संबंध पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि एडेफोलॉजी के अंतर्गत मैंने क्या बताया कि पेड़ और पौधे भूमि के मध्य का संबंध आ जाएगा, और पेडोलॉजी के अंतर्गत पेड़ आ रहा है तो वो पेड़ उसके अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन पेडोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, मृदा का विकास का अध्ययन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पौधे और भूमि के मध्य संबंध को एडेफोलॉजी कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो अपन ने सोइल साइंस का जो लेसन डाला हुआ है उसके अंतर्गत आसान भाषा के अंदर समझाया हुआ है। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको और भी अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आम की बीज रहित प्रजाति है तो अल्फांसो है, अर्का अनमोल है, नीलम है, या सिंधु है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, जो सिंधु है वो क्या हो जाएगी आपकी सीडलेस हो जाएगी या बीज रहित प्रजाति हो जाएगी। गन्ने का उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा माना जाता है, तो भारत, ब्राज़ील, चीन, अफ्रीका। तो इसका आपको लोगों को पता ही है कि भारत को अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो अपना क्या हो जाएगा, इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो है केजनस केजान किसका वैज्ञानिक नाम है। जो केजनस केजान है, मैंने पहले बोला था कि सभी के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, एक ना हर एग्ज़ाम के अंदर किसी ना किसी का पूछा जाता है। अपन ने पिछला रिवर्स पेपर भी सोल्व किया था, उसके अंतर्गत भी नाम पूछा गया था। तो ये आप लोगों को आने चाहिए कि नाम तो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये गाजर का नाम है, या कपास का नाम है, या फिर गेहूं का नाम है, या अरहर का नाम है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि जो अरहर का नाम होता है वो क्या होता है, केजनस केजान। या फिर गाजर की मैं बात करूँ तो उसको क्या कहा जाता है, डोकस कैरोटा। अगर कपास की मैं बात करूँ तो गोसिपियम स्पीसीज क्या होगा आपका, कपास का नाम हो जाएगा। और टिटिकम एस्टिवम आपका गेहूँ का नाम होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि जीन बना होता है, जीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं, लिपिड से, प्रोटीन से, डीएनए से, या आरएनए से। तो आप लोगों को पता होगा जो जीन होती है, जीन डीएनए से मिलकर बना होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, डाई न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, भारत में सबसे अधिक कीटनाशी खपत करने वाली फसल कौन सी है। तो जिसके अंतर्गत इंसेक्टिसाइडों का यूज़ किया जाता है, सर्वाधिक कौन सी क्रॉप है जिसके अंतर्गत इंसेक्टिसाइडों का यूज़ किया जाता है, तो कपास है, मक्का है, गेहूँ है, अरहर है। तो आप लोगों को पता ही है कि अपन कुछ भी इंसेक्टिसाइड वगैरह ये डालते हैं तो अपन ज़्यादा उसके अंदर यूज़ तो करेंगे नहीं कि जिनको अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ प्रभाव उनके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो मक्का और गेहूं को अपन यूज़ करते हैं, अरहर को भी यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शनों को भी देखोगे तो इनके अंतर्गत ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना कपास राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, केल्विन चक्र को जाना जाता है C3, C4, एच एंड स्लेक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को आता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो C3 चक्र है उसे क्या कहा जाता है, केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की आवश्यकता होती है तो शाखा वृद्धि के लिए, जड़ विकास के लिए, जीवाणु विकास के लिए, या कवक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जड़ विकास के लिए अपन क्या करते हैं, फास्फोरस की यूज़ करते हैं, या फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर चलें तो वो है अपने पास में मृदा में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र है। आपको पता ही है कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो इनके अंतर्गत दो क्रॉप दी गई है, तो उनमें से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है कि जो फसल चक्र हेतु सबसे अच्छा माना जाता है। तो धान व गेहूँ की धान लगाएंगे, उसके बाद में गेहूँ लगाना चाहिए, या फिर मक्के के बाद में गेहूँ लगाना चाहिए, मूंगफली के बाद में गेहूँ, या धान के बाद में मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली के बाद में अपने को क्या लगाना चाहिए, गेहूँ लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं बात करूँ फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले पौधे वर्धी नियामक हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उनके अंतर्गत ये है कि आपका कौन सा होगा जिससे कि आपको फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो एब्सिसिक एसिड होता है या ग्लाइफोसेट होता है या नेप्थेटिक एसिटिक एसिड होता है या इथाइलिन होता है। तो इथिलीन नहीं है, ये इथाइलिन है, तो मिस प्रिंटिंग हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इथाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर पूछ रहा है कि TRVSIM जो आपका ट्राइसम है, ट्राइसम की किस वर्ष के अंतर्गत स्थापना हुई थी या वो ट्राइसम कब प्रारंभ हुआ था? तो ऐसे चीज़ जो आपके सामने हिंदी के अंदर आते हैं, तो जैसे काजरी का CZRI आता है, काजरी का तो CAZRI, तो इंग्लिश में ना देकर हिंदी में दे तो आप लोगों को उसको लिख लेना है ताकि आपको समझ में आए। तो ट्राइसम की पूछा है तो इसकी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1979 और 1989, सॉरी 1978, 1982 या 1979। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। 1979 के अंतर्गत क्या हुआ? अपना ट्राइसम स्टार्ट हुआ था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, DAPOG फसल उगाने की पद्धति का संबंध है। तो अगर इसे आप पढ़ोगे DAPOG, ये पूछना क्या चाह रहा है? तो आप लोगों को अगर ऐसे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? डेपोक मेथड। एक तरीके से आपको पता ही है डेपोक मेथड राइस के अंदर यूज़ किया जाता है और क्या करते हैं कि नर्सरी तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कई क्वेश्चनों को अगर ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपके सोल्व हो जाएंगे। तो डेपोक मेथड है वो किसके लिए हो जाएगा? पौधशाला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जेली है, जेमर जेली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अपने वीडियो भी डाला हुआ है जेम जेली के ऊपर। तो जेली है वो क्या है? अर्ध पारदर्शी है या गैर पारदर्शी है या पारदर्शिता है या ये सभी होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? आप लोगों को पता ही है कि जो अर्ध पारदर्शी का रूप में होती है जेली होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर विशेष रूप से बने होते हैं, यानी कि जो किस के लिए बनाए जाते हैं? तो जुताई कार्य के लिए बनाए जाते हैं, कर्षण ढुलाई कार्य के लिए, या वाहन के लिए, या निश्चल कार्य के लिए? तो ऑप्शन में पढ़ोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। तो वो किस लिए अपन ट्रैक्टरों का यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर मुख्यतः अपने टिलेज प्रोग्राम के लिए, इनके लिए यूज़ किया जाता है और अपने टिलेज को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप वो वीडियो भी जाके देखोगे तो उससे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जुताई कार्य के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिबलर का प्रयोग किया जाता है वो जुताई के लिए, बीज की बुआई के लिए, मृदा समतलीकरण के लिए, अंतःसस्य कर्षण के लिए किया जाता है। तो डिबलर होता है वो किसके लिए? आपके बीज बुआई के लिए। डिबलर एक यंत्र आता है तो उसका यूज़ किया जाता है बीज बुआई के लिए। तो डिबलर के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कि उसके द्वारा कैसे जगह खाली रह जाती है और उसके अंतर्गत अपन बीज की सोविंग करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्क हल के झुकाव का कोण होता है। तो डिस्क हल होता है उसका झुकाव का कोण कितना होता है? 10 से 15 डिग्री, 15 से 25 डिग्री, 60 से 70 डिग्री या 45 से 55 डिग्री? तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होगा कि 15 से 25 डिग्री इसका क्या होता है? झुकाव होता है। तो इन दोनों कोणों का भी अपन ने जो टिलेज वाला अपना वीडियो है उसके अंतर्गत बताया गया है कि टिल्ट का कितना है और जो टिलेज है उसका टिल्ट कोण को कितना है कितना नहीं है, वो सब अपन ने मेंशन उसमें किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने की थी? YL नेने ने, डॉक्टर अमेरिका सिंह ने, या डॉक्टर BK चक्रवर्ती ने, या SC दुबे ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर YL नेने ने, जो कि आपके धान के खैरा रोग का खोज किया था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से आम किस परिवार का है? तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी फैमिली से कौन सा फल बिलोंग करता है? तो सोलोनेसी से, या एनाकार्डियेसी से, या कैरेकेसी से, या रूटेसी से? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है कि एनाकार्डियेसी का ही परिवार का एक पौधा है कौन? आम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर एट्राजिन एक प्रकार का है जो पादप वर्धी नियामक है, खरपतवार नाशक है, कीटनाशक है, इनमें से कोई नहीं? तो एट्राजिन, सिमेजिन वगैरह ये सभी क्या होते हैं? खरपतवार नाशी यूज़ होते हैं, जो कि आपके मक्के की क्रॉप के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 2 ऑप्शन और इसका राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।